सभी को। इधर याद आई तो चला है। कोरोना के इस दौर में ना तो कहीं मन लग रहा है, ना तो कुछ किया जा रहा है। कोरोना से क्रिएशन का जो विश्वास था, कभी श्री प्रकाश शुक्ल सर ने ये विश्वास दिया था कि कोरोना से क्रिएशन की तरफ आया जा सकता है। नमस्कार, उमेश कुमार गुप्ता सर, स्वागत है आपका। तो कोरोना से क्रिएशन तक का जो दौर था, धीरेन्द्र सिंह भाई नमस्कार, कवि महोदय नमस्कार। आज अगर आप कविता लेकर तैयार होते तो हम आप साथ में लाइव आते। आप तैयार होइए और अभी 11 बजे आपकी कविताएं मैं सुनूंगा। धीरेन्द्र भाई एकदम से तैयार होइए कविताएं को लेकर के। 11 बजे हम आप दोनों जन लाइव होंगे और आपकी कविताओं को मैं सुनना चाहूंगा, ठीक है। तो कोरोना से क्रिएशन तक की जो यात्रा थी, इधर एकदम व्यस्त रहा और सोचता रहा, पढ़ता रहा, लिखता रहा, बोलता रहा। अब कुछ खबरें ऐसी आ रही हैं कि मन बेचैन हो रहा है। अविनाश भैया नमस्कार, बड़े भैया, आशा है आप स्वस्थ और सानंद होंगे। अब कुछ खबरें आ रही हैं और मन घबरा रहा है, मन कुछ हद तक व्यथित होने लगा है। विशेष करके आज सुमित वाजपेयी मध्यान्ह सर, सादर नमस्कार। तो आज आप योगी मोदी से खफा थे, वैसे खफा तो आप हर समय रहते हैं। पता नहीं आज क्यों उनके प्रशंसकों के ऊपर इतना एकदम से खफा थे। खैर, कभी कभी कुछ व्यक्तिगत उलझने भी होती हैं, कोई बात नहीं। तो मैं ये कह रहा था कि मन अब नहीं लग रहा है। अब कुछ समस्याएं उभर करके सामने आ रही हैं। अब जहां से भी बात करिए वहां से कुछ नकारात्मक समाचार आने लगे। आप तो शुरू से रहे हैं, हम आप देख भी रहे हैं, जान भी रहे हैं। इधर महानगरों में एक संकट तो है ही रोजगार का, जो हर समय रहा है। फिर भी तो काम करने वाले हैं, खाने कमाने में उनका कमा ले रहे हैं, लेकिन गांव में संकट उभर करके आ गई। आज अपने गांव कुछ लोगों से बात किया तो पता चला कि एक भयंकर आर्थिक समस्या उधर आ गई है, क्योंकि रोजगार के सारे संसाधन बंद हैं। और नमस्कार अनिल उपाध्याय सर, सादर नमस्कार। तो रोजगार के जो संसाधन थे, जो ऑटो रिक्शा वाले थे या जो बस वगैरह वाले थे, इन सबके जो आमद थी वो सब एकदम से बंद है। और जो रोटी का जो संकट है वो तेजी से बढ़ाया है। वो महानगर से गांव से महानगर तक की एक अस्थायी समस्या है। कुल मिलाकर के बेचैनियां बढ़ने लगी। आम आदमी, वैसे भी मैंने एक पोस्ट डाला था कि आम आदमी महज मरने के लिए होता है। और राष्ट्रीय पुरुष मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिनके पास पैसा है, जिनके पास धन है, जिनके पास दौलत है, वो राष्ट्र पुरुष हैं, राष्ट्र निर्माता हैं, सब कुछ मान लिए गए हैं।
वही महानायक है, वही सब कुछ है। उनकी पूजा भी की जा रही है और धूप अगरबत्ती भी हो रही है। लेकिन इधर बहुत से लोग चले गए छोड़, बहुत से लोग अस्त व्यस्त भरा जीवन जी रहे हैं। तो कहने का कुल मतलब यही है कि संकट अब खुल करके सामने आ गए। जो मनुष्य है ना, अब वो भयभीत और आतंकित ही नहीं, निरुपाय और असहाय भी होता जा रहा है। इस बीच साहित्य से जुड़े लोगों के लिए राहत की बात यह है कि जैसे एक गीत में कहा गया है कि दर्द जब हद से गुजरता है तो पी लेता हूँ, तो वैसे ही साहित्यकारों के लिए एक राहत की बात यह है कि उनका जब दर्द हद से ज़्यादा गुजरता है तो कुछ लिख लेते हैं या अपनी बातों को, अपनी चिंताओं को साझा कर लेते हैं। कोरोना के प्रभाव से जब मिल बैठकर बैठना और चर्चा करना मुश्किल होने लगा तो फेसबुक माध्यम पर लाइव माध्यम को उन्होंने अपना लिया और कहने सुनने का सिलसिला बना लिया। तो मैं भी कुछ कहूँ, आज ऐसे ही मन कर रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज अपनी ही कुछ कविताओं का पाठ करूं। अब क्योंकि आज एकदम दिमाग फ्री है, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है और जो काम किया हूँ उसे देखने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज आप सभी को अपनी ही कुछ कविताएं सुनाऊं। तो आइए, एक संग्रह है मेरा जो परिक्रमा प्रकाशन ने छापा था 2020 में ही। तो आइए इसी को पढ़ते सुनते हैं। इसमें से कुछ कविताओं को, ज़्यादा नहीं, 2-4 कविताएं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद फिर मुलाकात होती रहेगी, बातचीत होती रहेगी। सुनाना ये है कि पुस्तक मेरे हाथ में है और प्रणाम सर, ओम प्रकाश द्विवेदी सर भी आए हैं, सादर पड़ा। मुझे लग रहा है कि मेरी बातें सुनाई दे रही होंगी। कैसे कहें, हम कुछ कविताएं सुनाऊंगा और उन कुछ कविताओं में जो पहली कविता है वो है कैसे कहें हम। सुनिए। मन उदास नहीं था बंधु, मन उदास नहीं था बंधु, दुखी था अपनी तरह की दुश्वारियों से। मन उदास नहीं था बंधु, दुखी था अपनी तरह की दुश्वारियों से। तुम हंस रहे थे और तुम्हारे साथ ही वहां पर सब हंस रहे थे अपने अपने हिस्से की हंसी। तुम हंस रहे थे और तुम्हारे साथ ही वहां पर सब हंस रहे थे अपने अपने हिस्से की हंसी। हाँ, हम में से कुछ रो रहे थे इधर अपने में सिमट कर, क्योंकि रोना ही शेष था, हंसने के दिन रहे ही कब, कि खोल कर दिल हंस ले हम भी वातावरण में स्वर मिला। क्योंकि रोना ही शेष था, हंसने के दिन रहे ही कब, कि खोल कर दिल हंस ले हम भी वातावरण में स्वर मिलाकर। बीत चुकी थी सुबह, सूरज बचपने की अटखेलियां छोड़कर हो चुका था जवान। बीत चुकी थी सुबह, सूरज बचपने की अटखेलियां छोड़कर हो चुका था जवान। समय का दोपहर सामने था अभी, आ चुके थे घर के लोग,
जिनको आना था। समय का दोपहर सामने था अभी, आ चुके थे घर के लोग जिनको आना था। सब व्यस्त थे गांव के अपने अपने कार्यों में, लीपने पोतने बहोरने में मशगूल थी औरतें गांव घर की। बच्चे दौड़ दौड़ कर जुटा रहे थे सामान नौ मंदिर निर्माण की। झोला बोरी उठाए हुए नौजवान तैयार थे एकदम से बाजार के लिए। कुछ अलग तरह की व्यस्तता, बहुत अलग तरह के मिजाज में डूबा था प्रवेश। कुछ अलग तरह की व्यस्तता, बहुत अलग तरह के मिजाज में डूबा था परवेश। तैयारी कर रहे थे रामायण पाठ की बहुत से लोग इधर, बहुत से लोग अलसाए से बैठे थे थक हार कर उधर। तैयारी कर रहे थे रामायण पाठ की बहुत से लोग इधर, बहुत से लोग उकसाए अलसाए से बैठे थे थक हार कर उधर। कहीं पटाखों की लिस्ट तैयार हो रही थी पूरे जोर शोर से, कहीं मिठाइयों की वैरायटी तय की जा रही थी, कहीं युवाओं का एक झुंड निकल पड़ा था। बैठ पड़े थे 8-10 भाग्य आजमाने जुआ बाजार में। बहुत सी आंखें व्यस्त थी, बहुत दिनों से बाहर जा चुके अपने लल्लाओं के आगमन में। बहुत सी आंखें व्यस्त थीं, बहुत दिनों से बाहर जा चुके अपने लल्लाओं के आगमन में। खो चुके युवाओं के अधूरे सपनों के साथ उनकी यादों में। बहुत सी निगाहें बेचैन थीं अपनों के पास न जा पाने की बेबसी में। बहुत से चेहरों पर नहीं थी रौनक कि वो मुस्कुरा भी सके। दुखी दिल और हारे समय के साथ मायूस थे बड़े बुजुर्ग। घर की तैयारी से बाजार हाट तक के मसौदे में न शामिल हो पाने से बच्चे खिन्न थे इधर, मिट्टी के घंटी तराजू के न मिल पाने से। बच्चे खिन्न थे इधर, मिट्टी की घंटी और तराजू के न मिल पाने से। उधर रुआंसे चेहरे, हंसी की नाकाम कोशिशों के बीच, धूप दीप अगरबत्ती बतासे के जुगाड़ में। धान गेहूं की पोटली लिए खड़े हैं कब से दुकान की कतार में। धान गेहूं की पोटली लिए खड़े हैं कब से गेहूं की कतार में। दिली कोशा काजल परई के असंतुलन में खोया मन, कोश रहा है लगातार सर पीट पीट अपना जीवन। कह रहे थे सजीवन अभी दीपों की अवली तो उनकी होती है। कह रहे थे सजीवन अपनी अभी दीपों की अवली तो उनकी होती है, जिनके घर सरसों के बाग सजाए जाते हैं। हमारी कैसी दीपावली जहाँ तेलों के काट से ही बथुए पालक के साग बनाए जाते हैं। हमारी कैसी दिवाली जहाँ तेलों के काट से ही बथुए पालक के साग बनाए जाते हैं। हाँ, हम में से कुछ इधर आज से नहीं दुखी हैं अपने बाबा दादा के जमाने से। हाँ, हम में से इधर आज से नहीं दुखी हैं अपने बाबा दादा के जमाने से। बीमारी महामारी कर्जेदारी बेरोजगारी के कठिन समय में काटने मीजने जोतने जुतने के बीच ही आते रहे हैं ये त्योहार। सजा धजा कर बनाते तो रहे हैं स्वर्ग इस धरा को सदियों से। करते रहे हैं हत्या हमारे अरमानों की लगातार बार बार। कैसे कहें हम उजालों से भरा होगा हमारा घर बार इधर। कैसे कहें हम उजालों से भरा होगा हमारा घर बार इधर। रोते हुए ही मिल रहे हैं जा रही ये निगाहें जिधर। रोते हुए ही मिल रहे हैं जा रही ये निगाहें जिधर। हम सब उस लोक से जुड़े हुए हैं, उस जन और उस जीवन से जुड़े हुए हैं जहाँ कोई भी त्योहार उत्सव से अधिक एक समस्या बनकर के आगमन करता है। ठीक है कि हमारी संस्कृति है, ठीक है कि हमारी सभ्यता है, ठीक है कि उत्सव आनंद मनाने के दिन होते हैं, लेकिन यह सब तब ठीक है जब घर में खाने को रोटी और पहनने को कपड़े। जब ये चीजें नहीं हैं तो हर उत्सव एक मातम सा लगता है।
यही वजह है कि आज भी जब खुश होने के दिन आते हैं तो मैं अक्सर दुखी रहता हूँ। आज भी कहीं बाजा बजता है, कहीं डीजे बजता है, कहीं डांस होती है, कहीं नृत्य होता है, तो मैं आराम से एक कोने में खड़े होकर चुपचाप देखता हूँ कि ये दिन भी कितने सौभाग्य से आते हैं। अब जिनके जीवन में दिन सौभाग्य से आए ही नहीं, तो उनके लिए कैसा उत्सव, कैसा कैसी संस्कृति, कैसा धर्म, सब चीजें उनके लिए आकर के सिर्फ और सिर्फ रोटी की समस्या पर खत्म हो जाती है। और हमारे समकालीन कवियों ने, चाहे वो विशेषकर कवियों ने, चाहे वो गजलकार हों, चाहे नवगीतकार, चाहे कवि हों, रोटी की समस्या पर गंभीर चिंतन किया है, भूख की समस्या पर गंभीर चिंतन किया है कि 2 जून की रोटी मिलना कितना कठिन और असाध्य कार्य है। अब आपको सुनाता हूँ एक और कविता। 2 जून की 2 जून की रोटी। 2 जून हर बार आता है, तो पिछली बार आया था तो एक कविता लिख दिया था, 2 जून की रोटी। आइए इसे सुनते हैं, 2 जून की रोटी क्या कहती है। सुबह उठते निकल पड़ती हैं रोज झुआ पलरी और खुरपी लेकर, मेड़ डाड़ी से होते हुए खेत के मैदान में। सुबह उठते निकल पड़ती हैं रोज झुआ पलरी और खुरपी लेकर, मेड़ डाड़ी से होते हुए खेत के मैदान में। घर के पास, घर से बहुत दूर, कभी बच्चों को छोड़कर बिस्तर पर, खूंटे पर बंधे जानवरों के भूख की फिक्र में। धूप के तेज जेठ की दोपहरी को सहते, सूखे गले और रूधे मौसम की खरास मिटाते, रोटी की आस छोड़ रोटी को तलाशते, अपना कम बच्चों की अधिक चिंता लिए, जानवरों के लिए व्याकुल होकर हृदय से, सुबह को दोपहर, दोपहर को शाम में ढालते। मुश्किल से ही होती है नसीब यहाँ अब, मुश्किल से ही होती है नसीब यहाँ अब, बिस्तर पड़े सोते रोते बच्चों के लिए, खूंटे पर बंधे पराधीन जानवरों के लिए, खेत के मैदान में डटे इन सब के लिए चिंतित लोगों के लिए 2 जून की रोटी। 2 जून की रोटी, हालांकि बहुत से लोगों के लिए रोटी कोई समस्या नहीं है। आज भी इस कोरोना के दौर में भी जो मजदूरों को परेशान होते हुए देख रहे हैं, उनकी सहायता करने की बजाय उन्हें 4 गाली दे ही रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी बाहर निकलने की, सरकार ने लॉकडाउन लगाया है उसकी पालना करो, घर बैठो सुरक्षित रहोगे और जीवन रहेगा तो सब रहेगा। अरे भाई, अब जो ये कह रहे हैं कि जीवन रहेगा तो सब रहेगा, उनसे ये कौन पूछे कि जब रोटी रहेगी तभी तो जीवन रहेगा। तो जब रोटी रहेगी तभी जीवन रहेगा, तो कोरोना से कम भूख से अगर आदमी मर जाएगा, तो जब जब रोटी ही नहीं रहेगी तो जिएगा कैसे? और भूख से आदमी मर जाएगा तो फिर खाएगा कैसे? और अगर नहीं खाएगा तो वो कितने दिन जिएगा? जिसको नहीं मार पाएगी, वह स्वयं कोरोना से मर जाएगा। एक दिन अचानक बड़े भैया आए थे, अरविंद पांडे जी, बड़े भाई हैं, और अक्सर समस्याओं के समय उनसे चर्चा पर चर्चा होती है। बात बात में उन्होंने एक बात कही मुझसे कि अनिल, जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास धन है, उनके लिए कोरोना है। जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास धन नहीं है, उनके लिए कैसा कोरोना?
अब जब इस बात के निहितार्थ पर जाता हूँ तो बहुत दूर तक सोचना पड़ता है, और फिर सोचते हुए कभी-कभी जब सब्जी लेने मंडी जाता हूँ तो देखता हूँ कि वहाँ पर सब्जी बेच रहे लोगों के लिए कोरोना का आतंक बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ ग्राहकों को बुला रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। हम खरीदने वालों को थोड़ा बहुत डर है, इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसा है, थोड़ा पैसा है, जीने खाने भर का पैसा है। लेकिन जिनके पास जीने खाने भर के भी पैसे नहीं हैं, तो वे तो निकलेंगे ना, वे तो रोटी की तलाश करेंगे ना, वे तो सुविधाओं की खोज करेंगे ना। अब समस्या क्या हो रही है कि उनको ही लोग दुश्मन मान बैठ रहे हैं मानवता के लिए, जबकि हकीकत ये है कि जिनको आप दुश्मन मान रहे हो संपूर्ण मानवता के लिए, वो स्वयं मानव होने से पीड़ित है। जिनको आप अ, संकट मान रहे हो मानवता के लिए, वे सही अर्थों में मानव होने से पीड़ित हैं। वो रोज सोच रहे हैं कि कितना अच्छा होता कि यह मनुष्य का जीवन ना पाया होता। और तब एक तरफ दो दृष्टि यहाँ काम कर रही है। एक तरफ लोग कह रहे हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा। कुछ लोग कहते हैं कि 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य मानुष का तन पाता है। तो दूसरी तरफ यह भी सच है कि मनुष्य होने का अफसोस, मनुष्य होने की चिंता और मनुष्य होने की जो विडंबना है, वह मनुष्य को सोचने के लिए विवश करती है कि कितना अच्छा होता कि कोई चिड़िया होता, कोई जानवर होता, कोई कीट पतंगा होता, आराम से विचरता, जब तक जीता जीता नहीं तो मर जाता। मनुष्य होने का क्या मतलब है? आप कहते हैं कि मनुष्य, अरस्तु ने भी कहा है कि मैन इज अ सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो सामाजिक जानवर है, सामाजिक प्राणी है। लेकिन ये सब सही अर्थों में उनके लिए है जिनके पास सुविधाएं हैं, जिनके पास शौक शौक को पूरा करने के संसाधन हैं। कभी जब आप उनसे पूछेंगे जो अफवाहों में जी रहे हैं, जो एक समस्या खत्म नहीं हो रही है, दूसरी समस्या घिर करके फिर सामने आ जा रही है, उन अभावों में जो जी रहे हैं, उन अभावों में जो खप रहे हैं, जब आप उनसे पूछेंगे कि क्या है जीवन, तो वो आपसे यही बताएंगे, गलत हुआ मनुष्य के जीवन में जन्म ले लिया। ऊपर से हमारी सामाजिक संरचना जो है, उस संरचना में जो पिस रहे हैं, वे भी मनुष्य न होने की न होने की के लिए प्रार्थना करते हैं, न कि अगले जन्म में फिर मनुष्य रूप में होने की। प्रिय मित्रों, मैं ये सब बातें कह रहा हूँ तो इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं बहुत निराश हूँ या बहुत ऊब चुका हूँ या किसी सरकार का विरोध कर रहा हूँ या समाज अथवा समुदाय की किसी वर्ग विशेष का विरोध कर रहा हूँ। दरअसल ये सब सच्चाइयाँ हैं, ये सब सच्चाई हैं। आप भी जान रहे हैं, मैं भी जान रहा हूँ और लोग भी जान रहे हैं। आप भी अकेले में सोचते हैं, मैं भी अकेले में सोचता हूँ और लोग भी अकेले में सोचते हैं। ये बात और है कि जब हम सार्वजनिक पटल पर आते हैं तो हमारे पक्ष कुछ और हो जाते हैं, दूसरे के पक्ष कुछ और हो जाते हैं, तीसरे के पक्ष कुछ और हो जाते हैं, और होता यही है कि जिनका पक्ष हमें लेना चाहिए वे उपेक्षित रह जाते हैं, वे हाशिए पर ही रह जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रोटी रोजगार का संकट जो है, मनुष्य को मनुष्य नहीं मानने दे रहा है। कैसे कैसे कोई मानेगा बताइए? कैसे कोई मानेगा? इस कोरोना समय की आपदा को आप हल्के में ले रहे हैं। हो सकता है कि मतलब मैं लाइव बैठा हूँ, आप सब फेसबुक चला रहे हैं, दुनिया फेसबुक चला रही है, तो इस कोरोना समय की आपदा को
हल्के में मत लीजिए। हल्के में लेना एक गहरी समस्या को जन्म देना है। ये जो कोरोना समय की समस्या है ना, ये इतनी गंभीर रूप ले चुकी है कि वाक़ई ये सच है कि कोरोना से जितना नहीं समस्या है, उससे कहीं अधिक समस्या भूख से है। क्योंकि हमारा देश संपन्न लोगों का देश नहीं है। जो संपन्न हैं, वो गरीबों की सहायता नहीं करेंगे। वो मर जाएँगे, पैसा उनका बिला जाएगा, लेकिन दान करने के नाम पर वो नहीं करेंगे। कल किसी मित्र ने हमारे एक अच्छी सी पोस्ट डाली थी कि हमें दान कर देना चाहिए, लेकिन सवाल ये है कि अब अंबानी, अडानी और ये लोग हम इन्हीं लोगों को बार बार कोसते हैं। हम इन लोगों के साथ साथ अन्य लोगों को भी देखें तो लोग दान नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि धन जो है ना, धन आदमी ऐसे ही नहीं दान कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, एक तरीके से संकट के समय है, जिस पर मन कर रहा है तो विचार कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और बोल इसलिए भी रहा हूँ क्योंकि आज सही बता रहा हूँ कि कोई अन्य काम करने का मन नहीं कर रहा है। जब तक यहाँ बोल रहा हूँ, उसके बाद इसको डाउनलोड करके सीधा मैं कहाँ छोड़ दूँगा? यूट्यूब पर छोड़ दूँगा, तो कोई टेंशन भी नहीं है। एक कविता आपको सुनाता हूँ, शायद आपको पसंद आ जाए, ना भी आए तो सुनाऊंगा ही। सुनिए। जहाँ जाना चाहते हैं, ये दिन मेरे हिस्से के नहीं है। इसको सुनाते हैं आपको। जहाँ जाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं अंत तक वहां। जहाँ जाना चाहते हैं, नहीं पहुंच पाते हैं अंत तक वहां। जहाँ नहीं होना चाहते हैं, स्थायी हो उठते हैं आजकल अक्सर। होना तो मेरे बस में नहीं है आखिर, ना होना ही नियत हो गई है। होना तो मेरे बस में नहीं है आखिर, ना होना ही नियत हो गई है। समय सब देखता है, कौन किस हाल में है। समय सब देखता है, कौन किस हाल में है। सिखाता है समय ही, बनकर रहना है किस तरह। अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं, अक्सर लोग नाराज हो जाते हैं। भविष्य को छोड़कर बस आज हो जाते हैं। कल, आज और कल में पढ़कर दिन अक्सर नाराज हो जाते हैं। किससे कहूँ कि मेरे पास नाराज होने के अवसर नहीं है। किससे कहूँ कि मेरे पास नाराज होने के अवसर नहीं है। सुनो, हो सके तो माफ़ करना। सुनो, हो सके तो माफ़ करना। ये दिन मेरे हिस्से के नहीं हैं, जिनके थे वे खेल गए खेल अंत तक। ये दिन मेरे हिस्से के नहीं हैं, जिनके थे वे खेल गए खेल अंत तक। करता कोई है और भरता कोई है, इस बात को भूलना भी समस्या ही है। करता कोई है और भरता कोई है, इस बात को भूलना भी समस्या ही है। ना भूलना चालाकी तो है, सब चालाकी काम काफूर हो जाती है जहाँ अपनत्व के भाव हों। तो ये जो कविता सुनाई मैंने, इसके पीछे सच यही है कि जो सोचता हूँ वो कर नहीं पाता हूँ, जो नहीं सोचता हूँ वो कर जाता हूँ। यानी एक स्वाभाविक या पता नहीं कौन सी स्थिति में ये घटनाएं घटित हो रही हैं, जहाँ मिलने के लिए कहता हूँ वहाँ मिल नहीं पाता हूँ, जहाँ नहीं कहता हूँ वहाँ पहुँच जाता हूँ। तो ये सब चीज़ें हैं। एक कविता और आपको सुनाऊंगा, भूख को कहाँ ढूंढूं। ये सारी कविताएं इधर कई दिनों से संग्रह में है। आज
मैं आपको निश्चित तौर पर वह कविता सुनाऊंगा कि भूख को कहाँ ढूंढूं। अपनी तरह की एक जरूरी सी कविता है, शायद आपको पसंद आ जाए। नहीं भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि सुनाना तो है ही मुझे। अच्छा सर, कई कमेंट भी आए, सॉरी मैं देख नहीं पाया क्योंकि लैपटॉप पर कमेंट शो नहीं कर रहा है। मोबाइल भी देखा देखा हूँ। अविनाश भैया कह रहे हैं कि नहीं, अधिकांश साहित्यकार पन्नों पर संवेदना को लिखते हैं और आचरण में कुछ और, मने संवेदना का सौदागर। तो अविनाश भैया, मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल संवेदना का सौदागर नहीं। पहली बात तो मैं घोषित कवि नहीं हूँ, घोषित राइटर नहीं हूँ, लेकिन यह सच है कि जो भी है, संवेदना का सौदागर मैं कभी नहीं रहा। आज भी मैं अगर कहीं किसी को किसी समस्या में सुनता हूँ, ये हकीकत है कि उससे ज़्यादा समस्या में पड़ जाता हूँ। और एक बात ये भी जान लीजिए कि संवेदनशील वही होगा जो अभाव में होगा। जिसके पास जो भाव में होगा, वो तो भाव में ही होगा, वो अभाव की स्थिति क्या जाने। और ये कहावत ऐसे ही नहीं कही गई है कि जाको पैर न फटी बेवाई, सो का जाने पीर पड़ाए, पीर 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 पराए। तो बेवाई का दर्द जो होता है, वो वही जानता है जिसके पैर में बेवाइयाँ फटी होती हैं। तो संवेदना का सौदागर वाकई में कभी नहीं रहा, और बहुत से ऐसे कवि हैं, मैं व्यक्तिगत रूप में उन कवियों को जानता हूँ जो वास्तविकतः संवेदना के सौदागर नहीं हैं। वो हकीकत में काम कर रहे हैं और गंभीर काम कर रहे हैं। मुकेश कुमार मुनीष सर कह रहे हैं कि दर्शन की इच्छा थी, ईश्वर ने परिपूर्ण कर दी। नमस्कार पांडे जी, नमस्कार सर। आप हमारे बड़े हैं, बड़े भाई हैं, तो मैं दर्शन दे दिया हूँ, और दान दक्षिणा की व्यवस्था कर दीजिए। और तो ये सब चीज़ें हैं। तो एक कविता, भूख को कहाँ ढूंढूं, ये आपको सुनाता हूँ। आप सभी को सादर नमस्कार, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल उपाध्याय सर, हाँ, और कुमार शैलेंद्र सर, सादर प्रणाम। तरुण भैया और मनोज पांडे सर, आनंद सौरभ उपाध्याय सर, और रंजना गुप्ता जी, प्रणाम प्रणाम रंजना जी। मनकामना भैया भी हैं। तो आप सभी जुड़े हुए हैं और सुन रहे हैं, इस रात में भी सुन रहे हैं। ये एक बड़ी बात है, क्योंकि अभी तो मेरे मेरे जगने का समय है, और जैसा कि मैंने बताया कि आज मुझे कोई काम नहीं है, वाकई कोई काम नहीं है। एकदम सब कामों से ऊब करके बैठा हुआ हूँ, तो इसको पढ़ूंगा जब तक मन करेगा। और जो सुन रहे हैं सुन रहे हैं। इसके बाद ये क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। आइए, भूख को कहाँ ढूंढूं, इसको पढ़ते हैं। कहो तो भला, कहो तो भला, उस भूख को कहाँ ढूंढूं। भूख का हलफनामा पढ़ते हुए जो भूख के संदर्भों का साक्ष्य देता था। कहो तो भला, उस भूख को कहाँ ढूंढूं। भूख का हलफनामा पढ़ते हुए जो भूख के संदर्भों का साक्ष्य देता था। कहाँ ढूंढूं भला प्यास की उस जमीन को, बरस जाने के बाद भी सूखे रहना नियत थी जिसकी। कहाँ ढूंढूं भला प्यास की उस जमीन को, बरस जाने के बाद भी सूखे रहना नियत थी जिसकी। बरसना भी क्या है भला, दो बूंद गिरे नहीं कि गरजते हैं परिवेश पर। बरसना भी क्या है भला, दो बूंद गिरे नहीं कि गरजते हैं परिवेश पर। वह बादल कहाँ मिलेगा, बरसता था तो गरजता नहीं था। वह बादल कहाँ मिलेगा, बरसता था तो गरजता नहीं था। भूख का बयान अब इधर कहीं भी नहीं है। भूख का बयान अब इधर कहीं भी नहीं है। देह दारू की स्वतंत्रता
सबको चाहिए, रोटी ना भी मिले तो हर्ज क्या है। देहदारों की अ, देहदारों की स्वतंत्रता सबको चाहिए, रोटी ना भी मिले तो हर्ज क्या है। कहो तो भला रोटी की शक्ल किसे याद है। कहो तो भला रोटी की शक्ल किसे याद है। पर जो भूखा है उसे देह नहीं गेह प्राप्त की लालसा है। पर जो भूखा है उसे देह नहीं गेह प्राप्त की लालसा है। इस नई सुबह में दारू पार्टी के साथ बदनाम हो रही है मुन्नी। इस नई सुबह में दारू पार्टी के साथ बदनाम हो रही है मुन्नी। होरी के मर जाने की खबर अखबार से गायब है। कहाँ से लाऊं सूरदास के जमीन गायब होने की शिनाख्त। कहाँ से लाऊं सूरदास की जमीन गायब होने की शिनाख्त। नहीं देगा कोई भूख के खिलाफ गवाही। नहीं देगा कोई भूख के पक्ष में गवाही। सभी अस्त व्यस्त मस्त हैं, भूखा नहीं है कोई। सबके सब खा खा के पस्त हैं। भूखा नहीं है कोई, सबके सब खा खा के पस्त हैं। इधर जो समकालीन हिंदी साहित्य से जिसका परिचय है और जो बराबर सक्रिय हैं, कहानियों से लेकर कविताओं तक में, एक दौर था कि भूख के बयान में लोग एकदम खड़े होते थे और भूख के पक्ष में बोलते थे। उन वे कभी दूर की बात नहीं है, बहुत दिनों की बात नहीं, और आज भी कुछ बहुत अच्छे कवि हैं जो भूख के पक्ष में बात करते हैं और भूख के संदर्भ में बात करते हैं और भूख की बात करते हैं। इधर कुछ रचनाकारों के जरिए मैं ये बताना चाहता हूँ, थोड़ी सी चर्चा इस पर जरूरी करना चाहता हूँ कि इधर कुछ लोग हैं जो सही मायने में भूख का भूख से कट गए हैं। भूख से कट गए हैं, जन से कट गए हैं, और थोड़ी सी गंभीरता में अगर अगर कहने का जोखिम उठाया जाए तो जीवन से कट गए हैं। इधर कथा साहित्य ने, कविताओं में तो फिर भी थोड़ी बहुत गुंजाइश है। हालांकि अशोक वाजपेयी जैसे बड़े रचनाकारों ने उस गुंजाइश की सीमा को भी लांघ लिए हैं और श्रृंगारिकता की एक अजस्र धारा लगातार प्रवाहित कर रहे हैं। एक तरफ श्रृंगारिकता की अजस्र धारा लगातार प्रवाहित कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये प्रश्न भी उठा रहे हैं कि हिंदी के पाठक नहीं हैं, या कहाँ चले जाते हैं वे छात्र जो हिंदी पढ़ते हैं और बोलते नहीं। अब यह गंभीर समस्या है कि जिस दौर के कवि अपने समय की विभीषिका को तय कर पाने की अपेक्षा तय कर पाने की बनिस्बत श्रृंगारिकता के मदमोह में लिपटे रहेंगे तो फिर पाठक कहाँ ठहरेंगे। यह एक गंभीर चुनौती तो है ही। और आज भी जो जो जन संवेदना को प्रस्तुत करने वाले रचनाकार हैं या जिनके यहाँ जन संवेदना है, उनकी कविताएं लोग लोग पढ़ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। डॉक्टर मान सिंह दहिया, आनंद सर आए हैं, स्वागत है सर। तो लोग पढ़ रहे हैं। आप देखिए ना, मैं किसी अन्य कवियों का नाम नहीं लूंगा। कवियों का नाम मैं इसलिए नहीं लूंगा कि आज मैं सिर्फ अपनी कविताओं के लिए आया हूँ और थोड़ी बहुत चर्चा आप सबसे करने आया हूँ। लेकिन फिर भी मदन कश्यप जी की कविताओं को आप देखिए, एकदम जमीन से जुड़ी हुई कविताएं हैं। हो सकता है आपके वो वामपंथी कविताएं दिखे, हो सकता है आपको वो कुछ भी दिखे, किसी भी स्थिति में दिखे, लेकिन ईमानदारी से अगर देखेंगे उनके यहाँ जन का संवाद आपको गंभीरता में मिलेगा। आप संजय संजय कुंदन के यहाँ देखें, उनके यहाँ भी आपको जनजीवन की यथार्थ संवेदना मिलेगी। श्री प्रकाश शुक्ल के यहाँ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। मैं इसलिए शुक्ल सर का नाम बाद में ले रहा हूँ क्योंकि इधर उनसे लगातार बात हो रही है, लगातार साहित्यिक पर चर्चा हो रही है, साहित्य पे चर्चा हो रही है, और एक बड़े प्रोजेक्ट पर हम काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी वह आपके सामने आएगा और आपको लगेगा कि वह ईमानदार व्यक्तित्व
कितने हद तक साहित्य की समकालीन चिंताओं से जुड़े हुए हैं और आलोचना के संकट से लेकर के, कविता के संकट से लेकर के, कविता की राजनीति और आलोचना की दुर्नीति तक पर गंभीर विमर्श हमारा हुआ है। लगभग 200 पेजों में 25 घंटे की रिकॉर्डिंग हमारी हो चुकी है और लगभग 200 पेजों के आसपास हम स्टैंड कर रहे हैं। तो जल्दी ही वह प्रकाशित रूप में भी हमारे सामने आएगी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन कवियों के यहाँ आप गंभीरता पाएंगे, इन कवियों के यहाँ आप वाकई गंभीरता पाएंगे और स्वयं भी गंभीर होंगे। तो मैं बात कर रहा था, किसकी बात कर रहा था? हाँ, कथा साहित्य की बात कर रहा था। इधर कथा साहित्य में एक नई रवायत चल पड़ी है। मुझे लगता है कि कथा साहित्य का जो रूप अमरकांत के यहाँ था, कथा साहित्य का जो रूप तमाम कथाकारों के यहाँ था, इवन आज के समय में भी संजीव वगैरह जिस तरीके की किस्सा गोई में लगे हुए हैं और रूप सिंह चंदेल जी की कथा संग्रह जिस तरीके के आ रहे हैं, इन चीज़ों से थोड़ा सा आगे मामला बढ़ चुका है। इधर कुछ लोग सिर्फ शारीरिक आकर्षण और देह प्रदर्शन को ही कहानी का यथार्थ मान लिए हैं, लोक का यथार्थ मान लिए हैं। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। मुझे यह बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। देह के अर्दन मर्दन की यथा व्यथा को नहीं पिरोएंगे तो क्या यथार्थ आप नहीं दिखा पाएंगे? क्या यथार्थ को दिखाने का एकमात्र मतलब नंगा होना ही है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि जो भूख का यथार्थ है, जो जन का यथार्थ है, वो 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 देह विमर्श से नहीं आएगा। देह विमर्श से आप उस भूख को और अधिक बढ़ा रहे हैं, और अधिक उद्दीप्त कर रहे हैं। रोटी की लालसा में भटकने वाला आम आदमी जब देह की लालसा में भटकेगा तो आप कल्पना नहीं कर सकते कि इस लोक की क्या स्थिति होगी। अब उदाहरण के लिए आप तमाम उदाहरण देंगे, आप कालिदास का उदाहरण देंगे, आप वात्स्यायन कामसूत्र का उदाहरण देंगे, आप खजुराहो का उदाहरण देंगे, आपके पास तमाम तर्क हैं, तर्क सबके पास हैं, हमारे पास भी हैं, लोगों के पास भी हैं। लेकिन यह एक बड़ी सच्चाई है दोस्तों कि जब जब आदमी जब आदमी रोटी की भूख को छोड़ करके रोटी की भूख को छोड़ करके देह की भूख पर टूट पड़ेगा तो समस्याएं विकराल हो जाएंगी और आज भी हो गई हैं। हमारे आपके सामने की बात है कि 8 साल की बच्ची से लेकर के 2 साल की बच्ची से लेकर के 80 साल की वृद्धा तक सुरक्षित नहीं है। तो नहीं है, इसके पीछे हर जगह परिवेश ही दोषी नहीं है, हमारा साहित्य भी दोषी है। पिछले दिनों एक पूरा 2 डेढ़ घंटे का लाइव ही मैं इसी पर था कि ये नहीं होना चाहिए। खैर, साहित्य में जो रोटी का सवाल है, साहित्य में जो भूख की स्थिति है, उन सबको एक 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 विशेष रूप में लाया जाना चाहिए, लाया जाता जाते रहना चाहिए ताकि ताकि आने वाली पीढ़ियाँ आपसे जुड़ सकें, समृद्ध हो सकें, क्योंकि जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे बड़े हैं, वो जिस रास्ते पर चलेंगे मजबूरन हमें भी उसी रास्ते पर चलना होगा। कभी प्रशंसा पाने के लिए, तो कभी प्रसिद्धि पाने के लिए, तो कभी नाम इनाम के मोह व्यामोह में भटकते हुए हमें उस मोड़ पर आना ही होगा। तो एक ऐसा रास्ता अपनाएं, एक ऐसा मार्ग अपनाएं जिस पर